हाय दोस्तों, मैं हूं अमितेश सिंह और ये हमारा प्यारा चैनल ज्ञान विद एस। आप सभी का स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम लोग साइंस, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पर हूँ आपके साथ साइंस डिस्कस करने के लिए। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन से लेने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इसके इसके अंदर हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कार्बन और इससे बने हुए बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में। तो इसमें हम लोग नाम में ही देख पा रहे हैं कार्बन। कार्बन आधा नाम यही है कार्बन। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में जानेंगे हम लोग। तो कार्बन सिंपली हम लोग का एक मेटल है, सॉरी एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जो 14th ग्रुप का है। और इसका एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर 6 है। सिंपल। इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 है और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। हालांकि हर केस में ऐसा नहीं होता है, हर केस में ये 6 ही नहीं होता है। अब ये बाई चांस की बात है कि ये इसमें 6 है और इसी वजह से इसमें इसका एटॉमिक मास ठीक इसके एटॉमिक नंबर के डबल होता है, क्योंकि एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये दोनों भी 6 है, इसलिए ये 12 हो जाता है। और इसका एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का हम लोग उसके एटॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 हो जाता है। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। और इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग अगर डिवाइड करके देखें डिफरेंट सेल्स में, तो वो कुछ ऐसे होता है कि पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और बाकी के बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इसलिए पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस हिसाब से, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,4। इसके सेकेंड या आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हो सकता है आप सब में से बहुत लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डाउट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्लास 9th में एटॉम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पर हो सकता है कि आप लोगों में बहुत लोग मिस कर दिए होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सिंपल ये जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाता है एक एटॉम के अंदर। ठीक है, उसके सेल्स के अंदर, उसके डिफरेंट सेल्स में वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें हम लोग जनरली देख सकते हैं कि कोई भी एटम है उसका एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड ही डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो पहला सेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल जो होते हैं वो 8 हो जाता है। और इस हिसाब से सक्सेसिव जितने भी ऑर्बिट्स आते हैं उसमें भी इसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही होते हैं। तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। तो इसमें हम लोग सबसे जरूरी बात जानने वाली ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जब तक हमारा ये पहला सेल नहीं भरता है तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे सेल में नहीं भर सकते हैं, और जब तक दूसरा सेल ना भर जाए तब तक तीसरे सेल में नहीं जा सकते। मतलब खाली छोड़ के नहीं जा सकते हैं, टोटल फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को सेकेंड सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड सेल में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। सोडियम, तो हमारा सोडियम मेटल होता है पीरियोडिक टेबल में।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब 11 से क्या पता चलता है, मैंने पहले ही बताया आप सभी को कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम लोग वहां से पता कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 11 हो गया, इसमें साफ पता चलता है कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर उस 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट सेल्स में हम लोग डिवाइड करने चले, डिस्ट्रीब्यूट करने चले, देखते हैं कि कैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये हमारा सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल। तो मैंने पहले ही बताया कि पहले सेल में टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग दे सकते हैं। तो पहले सेल में अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो बाकी हमारे पास बचे 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स में से सेकेंड सेल में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। तो 9 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हमारे पास है, उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग सेकेंड सेल को दे देते हैं। और हमारे पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकता है। तो हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमको तीसरे ऑर्बिट की तरफ जाना पड़ेगा, तीसरे सेल की तरफ जाना पड़ेगा। तो वहां पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो वो जो आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा ये थर्ड सेल हो जाएगा, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी हिसाब से कार्बन एटम के लिए आउटर मोस्ट सेल सेकेंड सेल है, और इसमें आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन एटम के बारे में और कुछ अगर हम लोग बताना चाहें तो कार्बन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 होता है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कैसे किए हैं। तो हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, लेकिन इसका जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये होता है हमारे न्यूक्लियस में। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों एम्बेडेड होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स तो घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स में। तो इसके कार्बन एटम के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। जिसके अराउंड ये 6 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट सेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 4। तो ये हमारी कुछ बातें थी कार्बन एटम के बारे में, जितनी हमको जाननी जरूरी थी। तो ये हमारा कार्बन का एटम था। हाँ दोस्तों, अब तक हम लोगों ने कार्बन एटम के बारे में बहुत कुछ जान लिया। कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और उसका इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन हम लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे कि ये हम लोग कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कार्बन के बारे में ही पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। ये वाई का आंसर निकालेंगे हम लोग कि ये कार्बन के बारे में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ाई करने का मतलब है कि कार्बन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मतलब कि ये करीब करीब हर जगह प्रेजेंट है। मतलब हम लोग जहाँ सोच सकते हैं, या हमारे कई फ्यूल्स में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या जो भी हम लोग देख पा रहे हैं, मतलब जो भी हमारे सामने हमारा चेयर, टेबल, कुर्सी, या हमारा जो लिविंग बॉडी है, या फिर कोई भी एनिमल, हर जगह ये कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। तो इस वाई का जवाब हम लिख सकते हैं, अगर कहीं पेपर्स में भी आया कि ये कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं हम लोग, या कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट in all living organisms. दूसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं जितना में हम लोग फ्यूल यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम या कोल, ये सब में भी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कोल भी कार्बन ही है, तो ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स
ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स दैट वी यूज कंसिस्ट ऑफ कार्बन। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्स में। ये वाई का आंसर ये है कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होता है। हमारे डेली लाइफ में हम लोग जो चीज़ भी देख रहे हैं उसमें करीब करीब हर चीज़ में कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी होता है कि इसके कंपाउंड्स के बारे में। और सीनियर क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो ये कार्बन से रिलेटेड जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसका एक अलग ही ब्रांच होता है ऑर्गेनिक नाम से। तो इसलिए ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट है और ये इसके कंपाउंड्स हर जगह प्रेजेंट है, मतलब हर जगह आपको मिलते ही रहेंगे। तो ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप एग्जाम्स में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कार्बन एटम की ऐसी 2 खास बातें जो इसको इतना खास बनाती है और इसके वजह से ही हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ना पड़ रहा है। तो कार्बन एटम की वो 2 खास बातें, वो जो खासियत, उसका यूनिकनेस जिसके वजह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इस दौर में हमारा पहला यूनिकनेस इसका हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। इसका 2 यूनिकनेस, जिसमें पहला आता है टेट्रावैलेंसी। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर ये 2 पहले पॉइंट जान लीजिए, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन। ये वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके वजह से ये कार्बन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। टेट्रावैलेंसी नाम में ही सीधा पता चल जा रहा है कि टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है। पहले ही हमने देख लिया था जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था कार्बन का, उसमें हमने देखा था कि कार्बन एटम्स का जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डिवाइड कर देते हैं और दूसरे सेल को मिलता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बताया था कि दूसरे सेल में मैक्सिमम पॉसिबल 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है और जिसमें यहाँ पे 4 होता है। तो एटॉम जब भी होता है खुद को स्टेबल करना चाहता है, हर चीज़ यहाँ पे दुनिया में स्टेबल होना चाहता है। तो ये कार्बन एटम भी खुद को स्टेबल करना चाहता है। तो उस हिसाब से इसको अपने आउटरमोस्ट सेल को स्टेबल करना, फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर इसके पास 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 8 तक पहुँचने के लिए इसको और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या मिनिमम 0 तक पहुंचने के लिए। अगर 0 तक पहुंच गया तो ये सेल खत्म हो जाएगा और हमारा जो आउटरमोस्ट सेल हो जाएगा वो ये पहला सेल ही हो जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फुलफिल हो जाएगा। तो आउटरमोस्ट सेल जब फुलफिल हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है एक तरह से। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको या 4 इलेक्ट्रॉन्स और लेने पड़ेंगे ताकि ये आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, या 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने पड़ेंगे, जो दोनों ही मुश्किल चीज़ है। क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही इसके न्यूक्लियस के बारे में बात किया था कि यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होता है। तो प्रोटॉन्स हाईली पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर सेंटर पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगाना, थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जो हम लोग के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। और चौथा इलेक्ट्रॉन तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये मतलब इसका जो सेल का जो साइज है बहुत पास हो जाता है, और ये इसलिए बहुत ही अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बहुत जोर से उसको पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निकालने का बात। अगर हम लोग ट्राई करें कि यहाँ पर और 4 इलेक्ट्रॉन्स ला के रख दें, तब भी हो सकता है, बात बन सकती है कि आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। लेकिन उस प्रोसेस में भी अगर हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं तब तक थोड़ा एनर्जी चाहिए, हो जाएगा, इतना पॉसिबल है। 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको भी लगाने के लिए। तीसरा इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और तब तक एटॉम ये नियरली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसको 6 प्रोटॉन्स को ही यहाँ पर टोटल अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन्स दे चुके हैं, इसको मान के चलिए यहाँ पर हम लोग इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, तो यहाँ पर होता है 7 to 9, मतलब 6 प्रोटॉन्स को 9 इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना होता है, जो कि उसके लिए बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है और वो नहीं कर पाता है इतना।
तो ये देने वाला आइडिया भी अच्छा नहीं हुआ स्टेबल करने के लिए। तो ना इसको हम लोग चार इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और ना ही चार इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये कार्बन सिंपल खुद को स्टेबल करने के लिए ये चार इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ही अपना बॉन्डिंग कर लेता है दूसरे एलिमेंट से, मेनली हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोग ने देखा इसका आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सबसे बॉन्ड बनाना शुरू करता है और चारों इलेक्ट्रॉन से चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसके वजह से यही खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर डाइवर्सिटी रहती है और बहुत सारा कंपाउंड्स बना सकता है। तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया टेट्रावैलेंसी। अब आपको ये पता नहीं है कि बॉन्ड्स क्या होता है, ये चार कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड क्या है वो पता नहीं है, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्ड को आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये बस कनेक्शन होता है दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में एक कनेक्शन होता है। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके या एक दूसरे के साथ वो शेयर करके वो अपने एक दूसरे को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ये बस दो एटम्स को जोड़ के रखता है ये बॉन्ड। तो बॉन्ड दो टाइप का होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट। आयोनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं। आयोनिक बॉन्ड हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये बॉन्डिंग होता क्या है, जनरली ये एटम्स जो होता है, दो एटम अगर खुद को अनस्टेबल सा महसूस कर रहा है तो वो ये दो काम करके ये दो टाइप से बॉन्डिंग करके खुद को स्टेबल करने का कोशिश करता है। या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल ये है, आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। सपोज किसी एटॉम के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और किसी अदर एटॉम को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से उस केस में ये एक एटॉम अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है दूसरे एटॉम को, तो वो दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। तो उस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और दूसरे केस में आता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें दो एटॉम एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए अपने एक दूसरे के जो एटॉम्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। मतलब कि वो जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो गया है वो दोनों के अंदर काउंट होता है। अभी समझेंगे कि वो कैसे होता है, बस इसमें लिख लीजिए कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। ठीक है, तो इसमें आयोनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोवैलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। तो आयोनिक बॉन्डिंग के कुछ एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें NaCl आ सकता है, और इसमें H2 O2 ऐसा देख सकते हैं। H2 जरूरी नहीं है ये दोनों एटम एक टाइप के हों, H2 या O2 HCl भी हो सकता है इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग में। तो इसमें हम लोग इसका अभी डायग्राम बना कर देखेंगे। फिलहाल ये नोट कर लीजिए और अभी हम लोग समझेंगे, ये कैटिनेशन भी समझेंगे। उसके पहले ये इन दोनों का डायग्राम बना करके इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा करके समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग कैटिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो हम लोग टेट्रावैलेंसी समझ रहे हैं। टेट्रावैलेंसी में आ गया बात बॉन्डिंग का। तो बॉन्डिंग दो टाइप का होता है, आयोनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें आयोनिक बॉन्डिंग को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग भी कहते हैं। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे का नीड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं और एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। तो अभी हम लोग इन दोनों एग्जांपल्स का डायग्राम बनाकर देख लेंगे शेयरिंग का, और उसके बाद कैटिनेशन समझेंगे। नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया होगा आपने। अभी NaCl और H2O2 ये सब का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पढ़ रहे थे
आया नहीं, उल्टा लिख दिया। इनिशियल का एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। तो स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि NaCl, इसमें Na का एटॉमिक नंबर हमने पहले देखा था 11 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आप गिन के देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। और Cl, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। और इसको हम लोग इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे सेल के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं इसके पास, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसको स्टेबल होने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब कर रहा है, और इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर सीधा ये Na जो सोडियम मेटल है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सीधा ट्रांसफर कर देता है, पूरा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन के पास। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है क्लोरीन को, उसके आउटर मोस्ट सेल को 8 ऑक्टेट पूरा कर देता है, और इसका एक सेल खत्म हो जाता है। तो ये एक माइनस चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन इसके Na पर एक प्लस आ जाता है और क्लोरीन पे एक माइनस आ जाता है, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से एक साथ जुड़े रहते हैं और ये बॉन्ड बना देते हैं NaCl। तो ये हमने NaCl का देख लिया। और ठीक वैसे ही हम लोग H2 और O2 का देखेंगे। तो H2 और O2 के केस में हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसके पहले ही सेल में और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और एक हाइड्रोजन एटम बना दें, उसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा ये पहला ही सेल होता है इन दोनों एटम्स का। तो पहले सेल को कंप्लीट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो अगर ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस एटम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर कर चुके हैं, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोनों के पास काउंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के पास काउंट होगा। तो अगर हम लोग इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करें, तो 1 और 2 आ जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल दिखता है। और इसको काउंट करें तो इसके पास भी 2 दिखता है। तो ये दोनों ही स्टेबल हो जाते हैं। तो ये ऐसे शेयर कर लेते हैं। ठीक वैसे ही O2 और HCl के केस में, जैसे कि ये दोनों एक ही टाइप के एटम्स हो गए, तो HCl के केस में फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा इस केस में ही Cl के पास 2,8,7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाइड्रोजन तो है ही एक ही इलेक्ट्रॉन वाला, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास 7 होता है। तो फिर से ये शेयरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट हो सकता है और क्लोरीन का भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे को स्टेबल कर लेते हैं। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके खुद को स्टेबल करने का प्रोसेस को कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। तो बॉन्ड्स को आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर टेट्रावैलेंसी हम लोग समझ रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में
4 इलेक्ट्रॉन्स का होना, जो कि सेकेंड सेल होता है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स का होना इसको कैसे हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स होने के लिए और बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो ये पहला हो गया इसका प्रॉपर्टी, बहुत ही खास प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। ये एग्जाम्स में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और दूसरा होता है कैटिनेशन। जो कैटिनेशन होता है ये प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कार्बन बहुत ही लंबे लंबे चेन बना सकता है, कार्बन कार्बन चेन, मतलब खुद के एटम के साथ लंबे लंबे चेन बनाना, ठीक है। इसमें से कि कार्बन टू कार्बन लंबे लंबे चेन ये बहुत लंबे लंबे बना सकता है, इतने लंबे लंबे कि ये और कोई एटम नहीं कर सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फिलहाल करंट केस में हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 118 नियरली इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। तो 118 में से 117 एलिमेंट्स को आप एक साइड रख लीजिए और ये एक कार्बन अकेला एक साइड रख लीजिए। ये 117 एलिमेंट्स खुद से जुड़कर जितना टाइप का, मतलब ये जितना टाइप का ऐसा चेन नहीं बना सकते हैं, ये कार्बन अकेला उतना कर सकता है। मतलब इसका एक खासियत ये होता है कि ये बहुत ही लंबे लंबे चेन बना सकता है स्टेबल होते हुए। मतलब ये सब भी कर सकते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जो कर सकते हैं पर वो स्टेबल नहीं होते बहुत लंबे लंबे चेन बनाने के बाद। लेकिन ये कार्बन बहुत लंबे लंबे चेन बना बहुत लंबे लंबे चेन बना करके भी खुद को स्टेबल रख सकता है। ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, कहलाती है कैटिनेशन, जिसमें ये लंबे लंबे चेन बना सकता है। यहाँ पर आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं याद करने के लिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें आप लोग लिख सकते हैं एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन टू कार्बन चेन्स, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग ने कार्बन का डिस्कस किया, जिसके वजह से वो कार्बन इतना यूनिक है और वो इस चैप्टर का जो मेन एलिमेंट कार्बन बन जाता है, यही इसका दोनों मेन खासियत होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कहीं गलतियां हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम मिलके इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। और कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे हम लोग। अगले वीडियो में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ लेंगे, कार्बन कंपाउंड, डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का कैसे हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।